अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। शिमला मिर्च की खेती, एक युवा किसान की सफलता की कहानी। लीफ कलर चार्ट के आधार पर गेहूं की फसल में यूरिया का प्रयोग। किसान भाइयों, जिला रांची से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है ओरमांझी प्रखंड, जहां रहते हैं प्रगतिशील किसान दीपक महतो, जो कि एक शिक्षित एवं युवा किसान है। इन्होंने ड्रिप और मल्चिंग से पहले तरबूज की खेती की थी और इसके बाद इन्होंने उसी ड्रिप एवं मल्चिंग पर शिमला मिर्च की खेती की और आज इस शिमला मिर्च की फसल से लाखों की आय कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि शिमला मिर्च की खेती से इतनी अच्छी उपज और लाभ कैसे ले रहे हैं। मिर्च की एक ऐसी किस्म के बारे में बताने जा रहे हैं जो असल जिंदगी में मिठास घोल रही है, जिसका जायका तो मीठा नहीं है पर तीखा भी नहीं होता। ये मिर्च किसानों को खुशहाल बना रही है, उनको सुकून दे रही है और जिंदगी में मिठास घोल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिमला मिर्च की। झारखंड के रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के किसानों की जिंदगी में ये मिर्च काफी मददगार साबित हुई है। खासकर मल्चिंग और डिप पद्धति से इसकी खेती करने पर 30% ज्यादा पैदावार मिलती है। इस बात को साबित कर दिखाया रांची के ही एक युवा सफल किसान दीपक महतो ने। शिमला मिर्च से पहले इसमें तरबूज लगा हुआ था 1 एकड़ में। तब तरबूज मोटी मोटी 4-4.5 लाख का बेचे। उसके बाद हम शिमला उसको कबाड़ के फेंके और शिमला का खेती लगाए हुए हैं। उसी मल्चिंग और ड्रिप सिस्टम में लक्की वैरायटी है शिमला मिर्च का। उसका 100 ग्राम बीज लाए थे। अभी तक हम यहाँ से इससे हमको 10 टन माल तोड़ चुके हैं, बेच चुके हैं। बाज़ार में तो शुरू में 40, 45, 50 भी बेचे, अभी 20, 25 भी बेच रहे हैं। तो एवरेज वैसा निकालते हैं तो हमको 30 रुपया केजी के हिसाब से पड़ता है। तो इससे हमको 10 टन का 3 लाख रुपया हो रहा है। 3 लाख और उससे ज़्यादा भी आ सकता है, 4 लाख भी हो सकता है हमको, मतलब कि 12-15 टन भी आ सकता है। और कुल खर्चा काट के 1 एकड़ में हमको 4-4.5 लाख रुपया आ रहा है। अगर उसमें खर्चा काटा जाए तो 3 लाख रुपया शुद्ध रूप से 4 महीना में हमको 1 एकड़ से मुनाफा है। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि मल्चिंग और ड्रिप पद्धति से इन्होंने तरबूज की खेती की थी और उस फसल को निकालने के बाद उसी खेत में शिमला मिर्च की खेती भी हुई है, जिसकी लागत खर्च की बात करें तो नर्सरी तैयार पर 10,000 रुपए, खाद्य एवं उर्वरक प्रबंधन पर 22,000 रुपए, पौध रोपाई से लेकर तुड़ाई तक मजदूरों पर खर्च 20,000 रुपए, पौध सुरक्षा पर खर्च 16,000 रुपए,
विपणन पर खर्च 12,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आया। साथ ही मल्चिंग और ड्रिप पर सालाना खर्च 10,000 रुपए आया। इन सभी खर्चों को मिलाने पर शिमला मिर्च की खेती में कुल खर्च लगभग 90,000 रुपए होता है। अब यदि आय की बात करें तो इन्हें अभी तक शिमला मिर्च की फसल से 10 टन प्रति एकड़ का उत्पादन मिला है, जिसे इन्होंने औसतन 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बाजार में बेचा, जिससे इन्हें प्रति एकड़ 3 लाख रुपए की आमदनी मिली। अब इस आमदनी में से इनका कुल खर्च जो कि 90,000 है को घटा दें तो भी इन्हें प्रति एकड़ से लगभग 2,10,000 रुपए की शुद्ध आमदनी मिलेगी। शिमला मिर्च से पहले इसमें तरबूज लगा हुआ था 1 एकड़ में। तो हम लक्की वैरायटी है शिमला मिर्च का, उसका 100 ग्राम बीज लाए थे। ट्रे में उसका बिचड़ा किए थे, जिसमें कोकोपीट और केंचुआ खाद का मिश्रण बनाए थे। उसमें मेरा 12,000 लगभग बिचड़ा तैयार किए थे। 10,000 लगा, 2,000 बचा। उसके बाद फिर कहीं कहीं मरा, बीमारी से कुछ पौधा मरा, उसमें फिर जोड़ दिए जहाँ जहाँ मरा। किसान भाइयों, इन्होंने बताया मल्चिंग एवं ड्रिप पहले से ही खेत में लगी हुई थी, जिसमें कतार से कतार की दूरी 3.5 फीट रखी थी। इसके बाद इन्होंने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधों की रोपाई की। रोपाई के बाद इन्होंने फसल का प्रबंधन कैसे किया, आइए जानते हैं। इसके देख रेख में बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर जरा घास हो जाए नाली में, तो नाली में घास हो जाएगा तो कीड़ा पनपेगा, तो इसलिए हम घास को होने ही नहीं देते हैं। उसमें खरपतवार निकालते रहते हैं। एक दवा आता है ग्रामोक्शन, घास मारने की दवा, उसका स्प्रे करते हैं। तो घास जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा खेत में कि घास नहीं है, नाली उली कहीं घास नहीं है। उसके बाद इसका सिंचाई शुरू में बहुत कम, 5 मिनट, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाता है पौधा तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ज़रूरत के अनुसार। और जिससे बारिश हो गया तो फिर 2-3 दिन नहीं चलाते हैं। उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, 15 से 20 दिन का हो जाता है, तो उसमें वाटर सोल्यूबल खाद आता है 20-20-20, उसको चलाते गए। फिर 25 से 30 दिन में 12-61-0। फिर जब फल फूल आने लगा तो 13-0-45 एक खाद है। वो सब इसका एक शेड्यूल है। शेड्यूल के अनुसार, मतलब कि 20 से 30 दिन में, 50 दिन में, फिर फल फूल देने के समय में 0-0-0-50 चलता है। चलाते चलाते मेरा पौधा तैयार हुआ बढ़िया। किसान भाइयों, उनकी शिमला मिर्च की फसल में कुछ रोग एवं कीटों का प्रकोप भी हुआ था, तो इन्होंने इसकी रोकथाम कैसे की, आइए जानते हैं। 8 दिन में हम वही सड़न गलन वाला प्रॉब्लम आया, तो उसमें ब्लू कॉपर, स्टेप्टोसाइक्लिन वगैरह का छिड़काव करते गए। उसके बाद फलने फूलने समय मुरझा रोग का शिकायत आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम बेविस्टिन, ब्लू कॉपर और क्रोसिनेजी इसका इस्तेमाल करते हैं। और उड़ने वाले मक्खियों के लिए हम स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्टिकर उड़ने वाले मक्खियों को चिपका लेता है अपने आप में। तो दवाई हमको कम से कम डालना पड़ता है। और ड्रिप और मल्चिंग, ये सबसे सिस्टम कहें तो सबसे बढ़िया सिस्टम है। अगर ये ना हो तो हम ऐसा खेती नहीं कर सकते। पानी का बचत बहुत है, और मल्चिंग हमको भी पानी बचाता है, खरपतवार से बचाता है, तो ज़्यादा देख रेख का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए खड़ी फसल में मांग के अनुसार उसमें यूरिया का छिड़काव करना जरूरी होता है, लेकिन किसान भाइयों को फसल की मांग के अनुसार यूरिया की मात्रा की जानकारी नहीं होने के कारण अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग फसलों में करते रहते हैं, जिससे कि एक तरफ तो लागत खर्च बढ़ता है, वहीं दूसरी तरफ इसका विपरीत प्रभाव फसल की उपज और मृदा स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की फसल में यूरिया की कितनी जरूरत है, इस बात की जानकारी के लिए लीफ कलर चार्ट इजाद की है। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में यूरिया प्रयोग में लीफ कलर चार्ट किस प्रकार लाभकारी है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला कटिहार के मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर रमाकांत से। उसमें सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है किसानों के बीच में इस समय, गेहूं लगाते समय जो डीएपी देते हैं, जो सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं, जो पोटाश देते हैं, जो यूरिया देते हैं, इसमें उन लोगों की अनभिज्ञता है। हम एक अनुरोध करना चाहेंगे किसानों से कि गेहूं लगाते समय 55 किलो ही डीएपी का प्रयोग करें, आप 30 किलो पोटाश का प्रयोग करें और यूरिया को अपने पास रख लें। यूरिया जब पौधा 21 दिन का हो जाती है, 21 दिन के बाद आप उसमें पहला सिंचाई करें, उसके बाद एक आधुनिक यंत्र जो है पहले से ही निकला हुआ अवस्था में है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीफ कलर चार्ट, यानी कि पौधे के भूख के अनुसार, पौधे की आवश्यकता के अनुसार आप कब उसका कैसे प्रयोग करेंगे, ये जो लीफ कलर चार्ट है ये पूरी अच्छी तरह से बतलाता है। किसान भाइयों, सबसे पहले आप इस बात को जान लें कि आखिर ये लीफ कलर चार्ट क्या है। लीफ कलर चार्ट एक ऐसा पत्रक है जो कि कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न फसलों पर शोध कर पौधों की उर्वरक की मांग के अनुसार पत्तियों के रंगों को देखते हुए बनाया है। इसके रंगों की तुलना पौधे की पत्तियों के रंग से करने पर फसल में उर्वरक की कमी और अधिकता का पता लगा सकते हैं। देखिए, ये लीफ कलर चार्ट जो है, जो हमारी भारत सरकार प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे भारत के सभी मिट्टी के जीर्णोद्धार हो सके, सुधार सके, उसकी स्वास्थ्य बनी रहे, इसमें भी एक अहम रोल अदा करता है। जैसे किसान हमारा, अगर कटिहार जिले की बात करें तो लगभग एकड़ में 6 बोरी के आसपास यूरिया का प्रयोग कर देता है। अगर हम लीफ कलर चार्ट के माध्यम से उसका प्रयोग करते रहें, यानी कि पौधे के भूख के अनुसार अगर हम प्रयोग करते रहें, तो इससे हमारा लगभग 3 बोरी में ही लगभग 150 किलो यूरिया में ही उस पूरा प्रति एकड़ गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए किसान अक्सर बिना सोचे समझे अंधाधुंध मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है और इससे किसानों को आर्थिक हानि भी होती है। इस हानि से बचने के लिए किसान लीफ कलर चार्ट की सहायता से फसल की उर्वरक मांग के अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं लीफ कलर चार्ट की प्रयोग विधि के बारे में। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब पत्ता 21 दिन का हो जाए पौधा, और 21 दिन के बाद आप प्रयोग इसका करना है, और सुबह में 9 बजे से 10 बजे के बीच में अपने प्रक्षेत्र में जाइए, और इस बात का ध्यान रखें आप कि जब सूरज की रोशनी सीधे पौधे के ऊपर न पड़े, यानी कि आप बिल्कुल पीठ की पीछे की तरफ खड़े रहें, और तब इस लीफ कलर चार्ट का प्रयोग करें। बैठने के कैसे हम तरीका कैसे मापते हैं, सर्वप्रथम जैसे ये पूरब की दिशा है, सूरज भगवान निकले हुए हैं, तो आप अपने खेत में स्ट्रिप लेकर के पीछे की तरफ से करके हम बैठ जाते हैं। सबसे पहले बैठेंगे, और बैठने के बाद ये जो पट्टी है, जो 6 पट्टी है, 6 पट्टी को देख करके ठीक से रख करके हम इसको नापेंगे, और इसका यहाँ पर अनुमान लगाएंगे। देखेंगे यहाँ पर ये जैसे गेहूं के जो पत्ता है, सर्वप्रथम इस पत्ते से हम कलर को मैच कराना शुरू करेंगे। देखेंगे तो जैसे 1 नंबर पत्ते पर हमारा नहीं आ पा रहा है, इससे ज़्यादा मात्रा में हरा है, पत्ता सीधा होना चाहिए। 2 नंबर पत्ते से आप देखेंगे तो 2 नंबर पत्ते पर भी हमारा नहीं आ रहा है, इससे ज़्यादा पौधा हमारा सीधा है। 3 नंबर पत्ते पर हम पहुँच करके देखें तो ये लगभग हमारा मैच कर रहा है। अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये इससे ज़्यादा हरा है, ये वाली स्ट्रिप, और यहाँ पर कम हरा है। जहाँ पर 3 नंबर वाली स्ट्रिप में अगर हमारा मैच कर रहा है, पत्ती हमारा मिल रही है, तो इस अवस्था में इस पौधे की आवश्यकता है कि अभी हम इसमें ये पीछे लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। अगर समय से आप गेहूँ लगाए हैं तो 40 किलो प्रति एकड़ की दर से आपको यूरिया डालने की ज़रूरत है। अगर लेट अवधि वाली है
देर वाली आप गेहूं लगाए हुए हैं, तो इस अवस्था में मात्र 25 किलो ही यूरिया अगर लीफ कलर चार्ट की तीसरी अवस्था में स्ट्रिप में आती है तो देना है। इसके बाद पुनः हर 10 दिन पर आप जा करके अपने क्षेत्र में अपने फसल पर इस लीफ कलर चार्ट का प्रयोग करते रहें। जब फसल जैसे ही तीसरी चौथी अवस्था में पहुंचती है, आप तुरंत वहां पर जो यूरिया का प्रयोग आपको बताया जाता है, अगर लेट से है तो 25 किलो प्रति हेक्टेयर एकड़ की दर से आप प्रयोग करें तो बेहतर परिणाम पाएंगे। साथ ही ये अवस्था आप 3 बार के बदले में अगर 4 बार यूरिया का प्रयोग करते हैं, 5 बार भी प्रयोग करते हैं, यानी कि जब पौधा मांगे तब आप यूरिया दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपकी खर्च में बचत होगी और आपका उत्पादकता पूरी तरह से लाभान्वित होगा। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य झारखंड में अनार की खेती का रकबा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जिन किसान भाइयों ने इसकी बागवानी की हुई है, उनके बागों में इस समय कुछ प्रबंधनों जैसे कीट एवं रोग नियंत्रण, उर्वरक तथा सिंचाई प्रबंधन आदि को समय रहते करने की आवश्यकता होती है। तो इस समय अनार के बाग में इन सभी कार्यों को कैसे और कब करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर SK भाटिया। अनार का जो पौधा है वो एक ना तो वृक्ष है और वैसे झाड़ी नुमा टाइप हम रखना चाहते हैं उसको। कई बार ऐसा होता है कि कई जगह कई बागों में ऐसा देखा कि उसकी ट्रेनिंग अगर एक ही पौधे पे कर दें, एक सिंगल स्टेम पे, तो वो पौधा तो आकार बड़ा अच्छा बन जाता है। टहनी पे या शूट पे एक कीड़ा आता है, उस कीड़े से जो सुराख करके उसका बुरादा सा बाहर निकालता है, अगर उसका अटैक हो जाए तो वो फिर टूटने का डर रहता है, या हवा से, तेज हवा से भी टूट सकता है। तो इसलिए सिफारिश ये की जाती है कि उसको हमेशा झाड़ी नुमा रखें और इसके जो तने हैं जो छोटे ज़मीन से चलते हैं वो तकरीबन 4, 5 या 6 होने चाहिए। 1, 2 भी 3 नहीं, मतलब 4 के आसपास हो तो बड़ा अच्छा है। उसमें क्या होता है कि अगर एक आधा तना बीच में से ख़राब होता है तो पेड़ का नुकसान नहीं होता, नहीं तो हवा से गिरने का डर या कीड़े के अटैक से डर। तो इस हिसाब से मैं ये सिफारिश करता हूँ कि झाड़ी नुमा पौधा ही हम अनार का रखें। किसान भाइयों, अनार के फल बागों में कीट और रोगों की समस्या होने पर यदि समय रहते नियंत्रण न किया जाए तो फल और पौधे को काफी नुकसान होता है। तो कौन कौन से हैं ये रोग एवं कीट, आइए जानते हैं। इंदरबेला एक ऐसा इंसेक्ट है जो टहनी के अंदर, तने के अंदर लग जाता है, अंदर ही अंदर छाल को खाता रहता है, बाहर उसका जो बुरादा होता है, वो जो एक्सक्रीटा होता है वो बाहर निकलता है। तो इसका कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है। इस कंट्रोल के लिए इसमें मोनोक्रोटोफास, नुआन वगैरह, उसमें 1 मिलीलीटर दवाई 1 लीटर पानी में मिला के और सुराख के अंदर डाल देते हैं और ऊपर से सुराख को मिट्टी से बंद कर देते हैं। और दूसरी एक इसके अंदर समस्या आती है बैक्टीरियल ब्लाइट की। जो इसमें ब्लाइट आती है समस्या, ये पत्तों पे आती है, फिर फल पे भी आ जाती है। जो उसके पत्ते खराब हो जाते हैं, फल गलने लगते हैं। इस ब्लाइट के कंट्रोल के लिए 20 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 लीटर पानी में, तो उसका ये जो घोल है 200 ppm का बन जाएगा। इसके साथ 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दोनों को मिला के, क्योंकि दूसरी और बीमारियां भी इसके अंदर साथ आ जाती हैं, तो उन दोनों का कंट्रोल हम कर सकते हैं कि एक तो बैक्टीरियल ब्लाइट का और दूसरे जो फंगस वाली हैं उनका भी साथ में। और ये अगर हम स्प्रे करते हैं तो हम अनार को बचा सकते हैं। फल बनने के बाद फल पकने के समय फलों के फटने की समस्या अनार के बाग में अक्सर देखने को मिलती है। तो इसकी रोकथाम किस प्रकार की जाए जिससे कि किसानों को इन फलों का अच्छा बाजार मूल्य मिल सके, इस बारे में विस्तार से जानते हैं। इसमें एक समस्या आती है, एक फल फटने की समस्या आती है। वो फटने की समस्या है कई चीज़ों से जुड़ी हुई है, पर मेन हम जो मानते हैं कि जो नमी है, नमी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा हिसाब रखें कि उसमें ऐसा ना हो कि काफ़ी दिन उसमें पानी ना दें और सूखा है और उसके बाद एकदम
ज़्यादा पानी दे दें, तो पानी की जो नमी है थोड़ी सी बनाई रखें। जब भी देखा पानी दिया उसके 20-25 दिन बाद नमी कम होती है तो उसमें दोबारा पानी दे दें, ताकि उसका एक सर्कुलेशन जो नमी का चलता रहे। ऐसा ना हो कि 2 महीने बाद हम पानी दे रहे हैं तो फिर फल फटने भी लग जाता है। दूसरा, फल फटने को रोकने के लिए बोरेक्स है, बोरेक्स 0.6% का स्प्रे करते हैं। वो स्प्रे करने से वो स्किन को थोड़ा सा नरम करती है, ट्रांसलोकेशन में भी बोरोन जो हेल्प करता है, और इस हिसाब से वो फल कम फटते हैं। जब पौधे की बढ़वार होती है उस टाइम हम यूरिया डालें, और जब फल का पकने के नज़दीक आता है या फल में जब साइज बनता है, आकार बनता है, उस टाइम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है हसपुरा, जिला औरंगाबाद से दयाराम सिंह ने। यह ग्लैडियोलस की उन्नतशील किस्म के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दयाराम जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम ग्लैडियोलस की खेती पर और उससे होने वाले लाभ पर चर्चा करेंगे। ग्लैडियोलस फूल की मुख्यतः 2 तरह की किस्में होती है, एक बड़े फूल वाली, दूसरी छोटे फूल वाली। व्यावसायिक दृष्टि से इसकी फ्रेंडशिप, व्हाइट पिंक, लिली ऑस्कर, जैक्सन, विस्विस, यूरोविजन आदि उपयुक्त है। किसान इन किस्मों का चयन कर इनकी खेती कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं इसके बीजों। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। चुकंदर के फसल से अधिक उपज लेने हेतु किए जाने वाले आवश्यक कार्य। गेहूं की फसल में मिट्टी की दशा के आधार पर सिंचाई प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।